नमस्कार दोस्तों। कल देर रात 2 बजे लगातार 10 घंटों की बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है अभी विधेयक है। राज्यसभा से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो अधिनियम बन जाएगा। कल देर रात 2 बजे ये लोकसभा से पास हो गया। गतिरोध बहुत सारा था और आगे भी गतिरोध रहेगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये अधिनियम क्या है, कहां से ये आया है, कब पहली बार ये कानून देश में आया था, अभी संशोधन क्यों किए जा रहे हैं और संशोधन में क्या नई बातें जुड़ करके आ रही हैं। हम शुरू करेंगे कि वक्फ शब्द का इतिहास क्या है, वक्फ कौन बना सकता है, वकीफा क्या होता है, यहां से हम शुरू करेंगे। और ये लेक्चर सभी के काम का है, हिंदुओं के काम का है, मुस्लिमों के काम का है, देशवासियों के काम का है, क्योंकि सभी तरह के र्यूमर्स और अफवाहों के परे हम तथ्यपरक बात करने वाले हैं। ओपिनियन हम नहीं बनाएंगे, ओपिनियन बनाना हम आप पर छोड़ देंगे। दिया मैं आपको देता हूं जिसमें रोशनी है, रास्ता आप देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं वक्फ के इतिहास से। आइए, तो वक्फ शब्द की उत्पत्ति मैं बता दूं आपको, ये अरबी भाषा से हुई है। इसका मूल शब्द वकीफा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोक देना, टू स्टॉप, या अर्पित कर देना, टू डेडिकेट, या स्थायी कर देना, टू मेक इट परपेचुअल। इसका अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित कर देता है और फिर वह संपत्ति किसी भी व्यक्ति के उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इस्लामिक कानून में वक्फ को एक पुण्य कार्य माना जाता है। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका सवाब यानी डिवाइन रिवार्ड जारी रखता है। इसे अक्सर सदका-ए जारिया कहा जाता है, यानी एक ऐसा दान जिसका पुण्य हमेशा बना रहे। उदाहरण के तौर पर कोई जमीन, मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना, कब्रिस्तान इनके लिए वक्फ कर दी जाती है और तब यह संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं हो जाती और उस संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है या इसे मुतवल्ली कहते हैं। जरा इतिहास पर गौर डालते हैं। वक्फ की परंपरा की शुरुआत हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से मानी जाती है। पहला प्रलेख वक्फ मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था, ऐसा इतिहास में मिलता है। उन्होंने एक कुआं बैर रूमा सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कर दिया था। खिलाफत और बाद में मुगल काल के दौरान वक्फ संस्थाओं का खूब विस्तार हुआ। वक्फ संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, सराय और मस्जिदों के लिए होने लगा था। भारत में वक्फ की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में आई है। सुल्तानों और नवाबों ने बड़ी संख्या में जमीनें वक्फ की थी। ब्रिटिश शासनकाल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनेक गड़बड़ियां सामने आई। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1913 में पहली बार मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पारित किया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में वक्फ कानून को औपचारिक रूप से 1954 और फिर 1995 में नया रूप दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत संक्षेप में आपको इतिहास की जानकारी मिली। आइए वर्तमान में चलते हैं। क्यों सरकार जो है इस कानून में संशोधन करना चाह रही थी और क्या संशोधन लाया गया। संशोधन आसान नहीं रहा होगा, तभी लगभग 10 से 12 घंटे की बहस चली है, जैसा कि हमने खबरों में देखा है। और बिल के पक्ष में टोटल 288 वोट पड़े, 288, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि टक्कर बड़ी थी वोटिंग में भी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि 1913 से 2013 तक देश में लगभग 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अधीन थी। उन्होंने यह कहा कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। अमित शाह का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन गया है। राम जन्मभूमि मंदिर, ट्रिपल तलाक और सीएए के समय भी मुस्लिम समुदाय में भय पैदा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं। यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर लागू होगा, सब पर बाध्य होगा और सभी को इसे स्वीकारना होगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा मंदिर मस्जिदों के नाम पर संघर्ष पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यकों पर हमला है। आपको ये बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह देश भर में आंदोलन करेगा और इस कानून की खिलाफत करेगा। कानून में क्या कुछ बातें नई जोड़ी गई हैं, संशोधन जो आया है उसको लेकर हल्ला या बवाल क्यों है, मैं आपको वो संक्षेप में समझाता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया है। पुराने कानून में यह व्यवस्था थी कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक मुस्लिम धार्मिक प्रयोग में आ रही है, उपयोग में आ रही है, तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता था। मतलब कोई जगह जहां पर लगातार लंबे समय से मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे हैं या उसको कब्रिस्तान के रूप में उस जगह को उपयोग में लाया जा रहा है, तो उस जगह को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता था। इसे कहते थे वक्फ बाय यूजर। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। सरकार का ऐसा कहना है कि इससे इलीगल कब्जों में जो है
उससे राहत मिलेगी और अवैध कब्जे नहीं किए जा सकेंगे। एक ये प्रावधान हटाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बिल में पहली बार मुस्लिम महिलाओं का वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। फिर एक और महत्वपूर्ण बदलाव है वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवाद का निपटारा। अब राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान का अधिकारिता रखेंगे। सरकार का यह कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड पर जो बोझ है वो कम होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जोड़ दी गई है कि पहले वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन हुआ करता था वो लास्ट यानी अंतिम माना जाता था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो अब उसके खिलाफ अपील की जा सकेगी। कुछ और भी महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूं। ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। तो पहले जो वक्फ बोर्ड कानून था इसमें जो धारा 40 थी उसको हटाने की बात की गई है। वक्फ बोर्डों को संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का अधिकार देने वाली धारा 40 जो है ये हटा दी गई है, जिससे संपत्ति स्वामित्व विवादों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रस्ट और वक्फ के बीच स्पष्टता लाई गई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित ट्रस्टों को वक्फ से अलग माना जाएगा यदि वे अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। फिर एक प्रावधान जोड़ दिया गया है कि वक्फ समर्पण की पात्रता, मतलब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस कानून में प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है यानी कि वक्फ बोर्ड को देना चाहता है, उसे कम से कम 5 साल तक मुस्लिम रहना होगा। मतलब कोई व्यक्ति आज ही धर्म परिवर्तन करके आज ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं दे सकता। कहा गया है कि 5 साल तक लगातार अगर वो मुस्लिम रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकेगा, जिससे वक्फ की संपत्ति में पवित्रता आएगी। फिर इसमें एक बात और जोड़ दी गई है कि उत्तराधिकार जो है, मतलब इनहेरिटेंस के राइट्स जो हैं उनको सुरक्षित किया गया है। महिलाओं और बच्चों के जो राइट्स हैं इनहेरिटेंस के, वारिसाना हक जिसे कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाए। फिर आपको बता दूं, परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है उससे संबंधित प्रावधान भी जोड़ा गया है। वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी विवादों के निपटारे में जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसको लागू किया जाएगा, जिससे मामलों का तुरंत और त्वरित समाधान हो। एक प्रावधान और जोड़ा गया है जो संविधान के जो स्केड्यूल है अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 के तहत आने वाले आदिवासी यानी ट्राइबल जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और कहा गया है कि ट्राइबल लोगों की प्रॉपर्टी जो है, जिनको आप अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं की जा सकेगी। मतलब जो भी लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ट्राइबल लोग, ध्यान रखना है, उनकी प्रॉपर्टी, इसका रिलेशन किससे है? संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से। उनकी प्रॉपर्टी भी अब वक्फ नहीं की जा सकेगी। फिर एक प्रावधान जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार वक्फ ट्राइब्यूनल यानी कि एक न्यायाधिकरण है जो कि मामलों की सुनवाई करता है, उसे ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जो 3 लोगों की जो बेंच हुआ करती थी पहले, उसको भी अभी बरकरार रखा गया है और कहा गया है इससे न्यायिक संतुलन बना रहेगा, निष्पक्षता बनी रहेगी। फिर सरकारी संपत्तियों के जांच के संबंध में एक प्रावधान आया है। यदि कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और उसको वक्फ के रूप में दावा किया जा रहा है तो उसकी इंक्वायरी, उसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। फिर विवाद समाधान में सरकार की भूमिका जो है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उसके समाधान के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी, जिसको अधिकार दिया गया है कि वो निर्णय कर सकेगा, जिससे विवादों का निपटारा जो है वो तत्कालिक रूप से हो सकेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रावधान जो मैंने पहले ही आपको बताया, वक्फ ट्राइब्यूनल के जो निर्णय हैं, डिसीजन है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील करने का प्रावधान है, जिससे न्यायिक समीक्षा संभव हो सके और पारदर्शिता बनाई रखी जा सके। एक बात और इंपॉर्टेंट जोड़ दी गई है, वो है वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए वित्तीय पारदर्शिता यानी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होने पर सरकारी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब वक्फ बोर्ड की गवर्नमेंट ऑडिट भी हो सकेगी और कहा जा रहा है इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। तो जितने महत्वपूर्ण संशोधन हैं, लगभग 14 संशोधन इस बिल में आए हैं। वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं किया गया है, वक्फ कानून को रद्द नहीं किया गया है और अमित शाह जी ने जैसा कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को एंट्री नहीं होगी, इस बात को सरकार सुनिश्चित कर रही है। इसमें कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आपत्तिजनक है, नहीं होने चाहिए, और कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिनका आप स्वागत करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जब भी आप कमेंट करें तो रिलीजियस हार्मनी को ध्यान में रखिए। एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाकर, धर्मों के बीच नफरत फैलाकर हम एक देश में भारतीय बनकर कैसे रह सकते हैं।
तो जरूर कमेंट कीजिए, सोच समझकर कमेंट कीजिए, अपना पक्ष रखिए। और अगर आप कुछ जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो बताइए, मैं और एक लेक्चर इसके डिटेल में लेकर आऊंगा जब ये वक्फ विधेयक, वक्फ अधिनियम बन जाएगा। मैंने बताया कल रात 2 बजे ये लोकसभा से पारित हुआ है, अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद जब ये नोटिफाई होगा ऑफिशियल गैजेट में, तब जाके ये एनफोर्स यानी लागू होगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो यहीं रुकते हैं आज, और समझते सुनते रहिए देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बातों को कानून की नजर से, और कानून को आसान शब्दों में समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।